आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लैट पीजी 2025 के लिए सबसे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। ऐसा सिलेबस, ऐसा वीडियो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा, केवल संभव लॉ पे मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे हम लोग जाएंगे एकदम सब्जेक्ट वाइज। हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट्स, कौन से नहीं है। उन सब्जेक्ट्स के अंदर में कौन से टॉपिक्स आपको ज्यादा पढ़ने हैं, कौन से आपको कम पढ़ने हैं। जो आपके नए एडिशन हुए हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर, जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, इन सारे सब्जेक्ट्स के नए सिलेबस को भी हम लोग डिटेल में यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको उसको कैसे यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, पढ़ना है। साथ ही में इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो केस लॉज हैं उनको आपको कैसे टैकल करना है, उन केस लॉज के अंदर भी क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ हम लोग कवर करते हुए आपका इस वीडियो में वो सारी चीजें आपको बता देंगे जो आपको पढ़नी है क्लैट पीजी एग्जाम के लिए। और ये वीडियो देखकर आपका सारा का सारा जो सरदर्द है सिलेबस को लेके वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और संभव लोग के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग रोजाना क्लैट पीजी एग्जाम से जुड़े हुए बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया वीडियोस बनाते हैं। अब चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस बात से अंडरस्टैंड करते हुए कि क्लैट पीजी एग्जाम का सिलेबस क्या है। अगर आप जाते हो कंसोर्शियम की वेबसाइट पे तो आपको मिलता है ये स्टेटमेंट अंडर द सिलेबस पोर्शन, जहां लिखा है कि द पेपर विल बी बेस्ड अपॉन द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड इंक्लूड, और उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पे दे दी। अब लेकिन जो हमें ऑपरेटिव पार्ट है, जो मैंने आपको रेड में यहाँ पे करके दिया है, वो है मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। मतलब जो आपका 3 ईयर और 5 ईयर का एलएलबी है, उसके अंदर आपने जो जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सारे के सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे नामों के अंदर, तो आपको देखिए आर्बिट्रेशन लॉ गायब है, बैंक्रप्सी कोड है आपका गायब है, कॉम्पिटिशन लॉ गायब है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गायब है। जब इतने सारे सब्जेक्ट्स गायब है और उसमें से जब आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसीलिए इस सिलेबस को जो मैं बताने जा रहा हूं उसको प्लीज आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसको फॉलो करिए। ओनली देन आपका सारा का सारा यहाँ पे पोर्शन कंप्लीट होगा। पहली बात ये। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि पेपर का जो पैटर्न है, जो लास्ट 5 ईयर्स में रहा है, उसके हिसाब से उसके लिए आपको इस चार्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जिसके अंदर हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज पोर्शंस को डिवाइड कर दिया है, ताकि आप एक साथ एक जैसे सब्जेक्ट्स को जब पढ़ते हो, जैसे मान लो अगर आप बिजनेस लॉ की बात कर रहे हो, तो इसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट को, कंपनी लॉ को, फिर टैक्स, पार्टनरशिप, आपका एनआई एक्ट हो गया, बैंक्रप्सी कोड हो गया, उसको जब आप साथ में पढ़ोगे तो आपके लिए पढ़ना आसान रहेगा। और इसमें से 20 से लेकर 25% आपका पेपर हर साल आता है। और इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी, वो दोनों सब्जेक्ट्स है जिसमें से हर साल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा आपको जो अपना टाइम देना है वो आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स को देना है बिजनेस लॉ वाले पोर्शन के अंदर। फिर आपको जो दूसरा पोर्शन है वो है आपका क्रिमिनल लॉ का, जिसमें आपका आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस यहाँ पे चेंज हो चुका है, यहाँ पे बीएनएसएस, बीएनएसए, आपका बाकी जो आपके अधिनियम है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे उनको पढ़ना है, और उसके साथ में आपको जेजे, यूएपीए, एनडीपीएस, पीएमएलए, इनको आपको कर लेना है। तो आपका मेजर पोर्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको जो मेजर फोकस है वो आपका आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस पे होने वाला है, जो उनके नए वाले काउंटर पार्ट्स उनके ऊपर, और बाकी आप ऐसे मिसलेनियस उनको कर लोगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर जो आपका मेन पोर्शन वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, और उसमें से 30 से लेकर 35% पेपर हर साल इसलिए आता है बिकॉज ना सिर्फ पैराग्राफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के होते हैं, उसके साथ में जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर भी 2-3 आपको क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से जुड़े हुए हर पैराग्राफ में मिल ही जाता है। दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज सो मच इंपॉर्टेंट। अब उसके साथ में जो आप लेबर लॉ, एनवायरमेंट लॉ को देखते हो, तो उनके अंदर आपको मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का ही रिपीट मिलता है लेबर के अंदर में, उसमें। तो आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन को साथ में मिलाकर जब पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं समझना आपके लिए आसान रहेगा। सेम चीज आर्बिट्रेशन के साथ भी, कंटेम्प्ट कोर्ट्स के साथ भी है, वो रहता है। फिर लास्ट में आपका जो आपका मिसलेनियस सब्जेक्ट है, इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस। बिकॉज देखिए इनमें बेरैक्ट नहीं होती है, तो आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स ज्यादा ध्यान देना है। इट इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। और फैमिली लॉ भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है, बिकॉज उससे भी हर ऑल्टरनेट साल पे सवाल फैमिली लॉ से भी आता है। जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ से तो हर ही साल सवाल आता है, तो ये आपको समझ के चलना है। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिवाइड करे हैं, वो आफ्टर अगर आप देखोगे 2020 का, 21 का, 22, 23 और 24 का जो आपका पेपर है, उसको अगर आप एम्पिरिकली स्टडी करोगे तो मैंने इस परसेंटेज के हिसाब से निकाला है। तो आप अपने टाइम को और अपने जो एफर्ट्स हैं उसको परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करके कहीं ना कहीं इस हिसाब से भी समझ सकते हो कि कितना टाइम मुझे किस सब्जेक्ट के ऊपर देना है। अब आगे हम लोग डिस्कस करना सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पोर्शन के साथ, और हम लोग पहले बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। देखिए ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन दिस होल एग्जाम। बिकॉज इसमें से ना सिर्फ आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो
आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया, बाकी सब टॉपिक्स हो गए, वहां से आपका आ रहा है। आपको लॉस को अगर अंडरस्टैंड करना है, खास करके लैंडमार्क लॉस को अंडरस्टैंड करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जो आपकी पकड़ होती है वो उस चीज में आपको हेल्प करेगा। आप मॉक टेस्ट लगाने जाओगे, कुछ भी करने जाओगे, यू हैव टू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और उसके लिए आप इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो। यू हैव टू, ये आपको पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आप अगर ये सोचे चलोगे मैं ये टॉपिक छोड़ू वो टॉपिक छोड़ू, इट वोंट वर्क लाइक दैट। बिकॉज यहाँ पे कंसोर्शियम ने जैसे इस साल पेपर जब दिया तो उन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक से सवाल पूछा, इतने सारे सब्जेक्ट्स वहां पे उन्होंने दे दिए, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता है कि आप स्किप कर दो यहाँ पे किसी भी टॉपिक को, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जैसे सब्जेक्ट के अंदर। यू कैन नॉट डू इट, दैट इज वन थिंग। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा उसमें किसमें आपको कम ध्यान देता है। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो आपका है, इसमें आपका जैसे प्रियम्बल है, सिटीजनशिप है, आपने इसको थोड़ा बहुत देख लिया, डीपीएसपी और आपका फंडामेंटल राइट्स के रिलेशनशिप का आपने थोड़ा सा देख लिया, केस लॉ इसके थोड़ा सा देख लिए, आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपके अमेंडमेंट्स वगैरह हैं जो आपके आए थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वगैरह आप देख लो, वो इंपॉर्टेंट है। फिर आपके जो फीचर्स है प्रियम्बल में जो आपका दिया हुआ है, फेटर्निटी, इक्वालिटी और सब जितना आया था, कब कब आया था, वो अपना देख के चलो, तो थोड़ा सा आपका एक अच्छा पढ़ाई यहाँ पे हो जाएगी। पहला काम आपको वो करना है। फिर जो दूसरा आपका पोर्शन है वो है आपका फंडामेंटल राइट्स का। ये जो आपका पोर्शन है ये आपका एकदम होली ग्रेल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सब्जेक्ट। इसको आपको अच्छे से करना है, इसमें आप कुछ स्किप नहीं कर सकते हो। जो आपके 6 फंडामेंटल राइट्स है, जो आपके सारे के सारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, वो आपको पूरा पढ़ना है। एक एक आपका एक्सप्लेनेशन, एक एक यहाँ पे आपके जो मान लो आर्टिकल दिया हुआ है कि चलो 19 है तो 19(1) में आपका कुछ दिया है, फिर 19 उसके बाद जो आपके दिए हुए हैं कि हाँ भाई ये आपके जो चीजें हैं ये आपके रिस्ट्रिक्शंस है पर्टिकुलर राइट पे, वो सारे आपको पता होने चाहिए। कब कब कौन कौन से यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुए, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 15 के अंदर क्लॉज 4, 5, 6 कब ऐड हुआ, उसके पहले क्या केस था, उस केस का पूरा रेफरेंस क्या था, वो आपको पूरा पता होना चाहिए। देन ओनली आपका काम यहाँ पे बनेगा। अब इसके अलावा भी जैसे मान लो आप कोई भी केस पढ़ते हो, मान लो अभी आपका ये सुप्रियो वाला केस है जिसमें कि आपका क्वेयर कम्युनिटी को कहा गया कि आपके पास राइट टू मैरी का वो अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट वो नहीं है, तो वो आपका फ्लो करता है आर्टिकल 21 से। वो फ्लो करता है आपके इन्हीं सारे जो पार्ट 3 के अंदर दिए हुए पार्ट्स है उसमें से फ्लो करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। देन ओनली आप बाकी जो केसेस उनको आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। सेम चीज आर्टिकल 370 के साथ भी है, जो आपके बाकी केसेस उनके साथ भी है। और इसके बाद अगर आप बात करते हो उसके अलावा अगले क्वेश्चन की, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया वो आपको पता होने चाहिए सारे के सारे, वो आपको देख के चल रहा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है, मतलब यहाँ पे बेसिकली एग्जीक्यूटिव की जब बात आती है तो एग्जीक्यूटिव में क्या पावर है गवर्नर की, क्या पावर है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट कब क्या कर सकता है, गवर्नर के साथ क्या डिफरेंस है उसका, उसके पास कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि जब वो करता है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो कैसे वर्क करता है बाकी आपके ऑर्गन्स के साथ में, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो कैसे वर्क करती हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस आपके क्या क्या है, खास करके इमरजेंसी प्रोविजंस को थोड़ा सा कायदे से करिएगा। दिस इज अ वेरी ऐसा यहाँ पे ये टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा अभी रिसेंट उसमें टॉक में चल रहा है, उसको आपको कायदे से करना है। फिर उसके बाद आपका पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसके अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से पढ़ाई करनी है कि कॉम्पोजिशन क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, फिर जो लॉ मेकिंग पावर होती है, प्रोसेस क्या होती है, लेजिस्लेटिव पावर्स कैसे काम करती है, इम्यूनिटी कैसे काम करती है बाकी मिनिस्टर्स की और बाकी लोगों की जो इन सब चीजों में होती है वो आपका कैसे वर्क करता है। इसके अलावा अगर आप आगे देखोगे तो इसके अंदर आपका हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स आपका आता है, जो आपका जुडिशियल पूरा पावर है, उसके अंदर क्या पावर है, कौन से रिट्स इशू कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कैसे वो लोग करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जुडिशियल एक्टिविज्म, आप पीएल का पूरा कंसेप्ट रिस्ट्रेंट कैसे होता है, कैसे बैलेंसिंग ऑफ पावर्स होती है, वो आपको देख के चलना है। जैसे भी आपका एक रिसेंट में अभी भी केस आया था स्टेट आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जहाँ पर केस था उसमें ये दिया हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कैसे वर्क करेंगी, कौन से ऑर्डर्स पास करती है, वो आपको जैसे उसके रेफरेंस के साथ उसको मिला के पूरा पढ़ना है, तो ये पोर्शन कहने की इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस की जब आप बात करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन की जो पावर होती है वो कौन कौन सी लिस्ट में कैसे यहाँ पे वर्क करती है, फिर डॉक्ट्रिन जो रेगुलेंसी की है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, टेरिटोरियल नेक्सस है, ये सारी डॉक्ट्रिन आपने पढ़ा। आपने ये पढ़ा कि जो सेंटर है वो कैसे स्टेट के ऊपर है, हमारा जो देश है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से वर्क करता है। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, उनको आप कार्य से प्लीज यहाँ पे उसको आप देखते हुए चलो। उसके अंदर भी अगर आप बात करते हो इलेक्शन लॉ भी कहीं ना कहीं आपका एक इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पे आता है कि जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है वो क्या है, उसके अंदर कैसे आपको चीजें वर्क कर रही हैं। उसके अलावा आप बात कर रहे हो कि भाई जैसे अभी बात हुआ कि वीवीपैट मशीन के ऊपर एक यहाँ पे जजमेंट दे दिया गया कि ये हम जो है उसको मतलब इलेक्शन के अंदर हम लोग उसको वो नहीं होने देंगे, तो इलेक्शन जो कि यहाँ पे अभी चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एक इंपॉर्टेंस आ जाता है, यहाँ पे जजमेंट्स आ रहे हैं तो वो आपको कायदे से देख के चलना है। फिर यहाँ पे लोकल बॉडीज का जो पूरा आपका पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 33rd अमेंडमेंट, 34th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या है, रूरल डेवलपमेंट्स क्या हो रही है वो आप देख के चलिए।
एमरजेंसी प्रोविजंस पे जैसे आप आते हो तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जैसे अभी मणिपुर का पूरा यहाँ पे देखिए मैटर अभी चला बीच में, और फिर कई बार ऐसा आता रहता है न्यूज के अंदर की इमरजेंसी अभी यहाँ लगा दिया वहां लगा दिया ऐसे हो गया, तो दैट इज वाई इमरजेंसी बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्या पावर्स है इमरजेंसी की, किस टाइप की इमरजेंसीज होती है, कैसे वो वर्क करता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में थोड़ा सा आप जब जाते हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन है, इसका कंट्रोल है, इनको आप अगर चाहो तो नेचुरल जस्टिस वगैरह जितने आपकी ये सब पूरी चीजें इनको आप थोड़ा सा अगर ऊपर ऊपर से भी करोगे ना तो आपका काम थोड़ा हद तक बन जाएगा। आप उतना डेप्थ में अगर नहीं भी जाते हो, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लोगे, आपका काम चल जाएगा। और इसमें एक चीज ये ध्यान रखो कि इनको पढ़ना कोई इतना कठिन नहीं है, बाकी जो आपके वो है उसमें रटना बहुत पड़ता है, इनके अंदर थोड़ा सा रटने में आपको आसानी पड़ेगी, ये एक चीज है एडमिन लॉ के साथ खास करके। फिर आपका इसमें भी फिर आता है जुडिशियल रिव्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो आपका आता है, इसके अंदर आपका जो टाइप ऑफ रिट्स है आर्टिकल 32 टू 6 में कैसे काम होता है, कैसे आपकी क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज बनती हैं, कैसे सब चीजें वर्क करती हैं, वो आपको पूरा देख के चलना। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे जब बात आती है तो उसके अंदर कैसे चीजें वर्क करनी है, लायबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हो गए, ट्राइब्यूनल्स कैसे बनते हैं, उनमें अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, 3(2)A 3(2)3(B ट्राइब्यूनल्स कैसे काम कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें इसकी जुड़े हुए अभी आपके 2-3 जजमेंट्स भी ऐसे आपका आए हुए हैं मद्रास बार एसोसिएशन वाले, वो आप उसमें थोड़ा सा अगर आप देख के चलोगे तो आपका काम आसान यहाँ पे हो जाएगा। तो व्हाट आई एम जस्ट सेइंग इज कि आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की पढ़ाई करो तो आप कोशिश ये करिए कि 2017 से लेके 2024 तक के जितने लैंडमार्क केसेस आए हैं उसको लाइट में लेकर उसकी पढ़ाई आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ मिला के करिए, तो आपका बहुत ही आराम से ये पेपर की पढ़ाई आराम से हो जाएगी। टॉपिक मैंने आपको बता दिया कौन कौन से आपको देखने हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा फैमिली लॉ के ऊपर, बिकॉज फैमिली लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से हर अब जो पेपर है 4 में से मतलब 4 या 5 में से अगर आप देखोगे तो 3 से 4 बार क्वेश्चंस आया ही आया है। तो फैमिली लॉ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपका जैसे देखोगे ज्वाइंट फैमिली में मिताक्षर देहबा का स्कूल कौन कौन सा होता है, फॉर्मेशन कैसे होती है, यहाँ पे प्रॉपर्टी की कर्ता कौन होता है, उसकी पावर्स क्या होती है, ऑब्लिगेशंस क्या होती है, वो आप देख लीजिए। फिर जो आपका पार्टीशन होता है, पार्टीशन कैसे वर्क करता है, कैसे यहाँ पे पार्टीशन को किया जाता है, रीओपनिंग कैसे होती है पार्टीशन की, बाकी सारी चीजें वो आपको देख के चलनी है। फिर इसके अलावा प्रिंसिपल्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ हिंदू लॉ, इसके अंदर कैसे ये वर्क करता है, हिंदू सेक्शन एक्ट आया कैसे, उसके अंदर क्या क्या चीजें रही, अभी आपके रिसेंट में जो अभी आपके केसेस गए लैंडमार्क कई सारे केसेस आपके आए उनको सबको आपको देख के चलना है, वो सारा का सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। विनीता शर्मा राकेश शर्मा के केसेस जैसे आपके आपके जो ये वाले हैं, और अमल लोहिया किरण लोहिया वाला केस, ये सारे जितने भी है वो आपको देख चले। मतलब सिंपल सी बात ये है कि लैंडमार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली लॉ के वजह से 2017 से लेके 2024 में कह रहा हूँ आपको ये तो पढ़ के चले लैंडमार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा आपको क्या करना है कि आपको 2022 से लेके 2024 तक के जितने जजमेंट्स उनको फैमिली लॉ के अंदर देख के चलना, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मुस्लिम लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ के अंदर आप देख के चल रहे हो। फिर आपका मुस्लिम प्रॉपर्टी के अंदर जो आपका पूरा कंसेप्ट है कैसे वर्क करता है, और जो आपका पूरा कैलकुलेशन वाला एक पार्ट आता है ना, मुस्लिम लॉ में भी है हिंदू लॉ में भी सक्सेशन वाला, वो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप बात करते हो क्लास 1 ईयर कौन है, क्लास 2 ईयर, उतना अगर आप डीप में नहीं करोगे तो भी वो आपका चलेगा। फिर आपका फैमिली कोर्ट्स एक्ट उसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख लो, जैसे मैंने कहा अमल लोहिया किरण लोहिया, वो आपका पूरा पोर्शन यहाँ पे कहने की इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपको पढ़ के चलना, बल्कि एग्जाम में पहले भी आ चुका है, तो उसको प्लीज एक बार आप करके चलना, ग्लास में भले कर लेना लेकिन कर जरूर लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपका जैसे हिंदू मैरिज एंड डिसोल्यूशन होता है, क्या फॉर्म्स होते हैं, क्या मोड्स होते हैं, रेमेडीज क्या होती है, ग्राउंड्स क्या होती है, हिंदू मैरिज एक्ट का पूरा अच्छे से आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा एक्ट है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट, आराम से आप पढ़ उसको कर सकते हो। फिर मुस्लिम मैरिज के अंदर डिसोल्यूशन कैसे होती है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, नेचर क्या होता है, तलाक किस तरीके के होते हैं, उनके क्या ग्राउंड्स होते हैं, उसका पूरा जो डिसोल्यूशन का फॉर्मूला है वो कैसे वर्क करता है। फिर आप अडॉप्शन पे आते हो, हिंदू आपका अडॉप्शन एक्ट है, मेंटेनेंस एक्ट है, उसके अंदर उसका नेचर क्या है, ये सब पूरा मतलब आप देख के चल रहे हो। गार्डियनशिप हो गया। फिर सिविल मैरिजेस का ये वाला जो पोर्शन है, स्पेशल मैरिजेस एक्ट वाला आपका जो कि अभी सुप्रीम वाला जजमेंट आया, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको आपको बहुत कार्य से करके चलना है, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज वेल एंड विद रेफरेंस टू यहाँ पे हिंदू एंड अदर जो आपके लॉज है उसके अंदर, और जैसे अभी आपका उत्तराखंड के अंदर अभी आपका यूसीसी आ गया, तो यूसीसी के अंदर प्लस उसका रिलेशनशिप यहाँ पे किस तरीके से पड़ेगा मैरिज के ऊपर, वो आपको देख के चलना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पे। और फिर जो आपके जैसे मैंने कहा इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं आपके, वो इसी का पोर्शन कहीं ना कहीं सरोगेसी है, आईवीएफ है, डोमेस्टिक वायलेंस, सेम सेक्स मैरिज, ये सब चीजों पे अभी जजमेंट्स आते जा रहे हैं, तो जजमेंट को सेम सेक्स मैरिज को तो खास करके बहुत ही कायदे से करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये फीचर यहाँ पे इस साल रहने वाला। उसके बाद अगर मैं आपसे ये वही बात करूं कि आपको अगर डाउट आ रहा है कि सर इतना सारा सिलेबस है, मैं कहां से उसको कवर करूं, साथ ही में एक ऐसी कोचिंग या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पे एक बढ़िया रिकॉर्ड रहा हो, बैक टू बैक, जहां पे आपको पिछले 4 साल से बढ़िया रिकॉर्ड हमने दिया हो, तो आप आइए संभव लॉ में। ये जो हमारा कोर्स है इसको हम लोग यहाँ पे 5299 में पूरे मई के महीने में ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पूरा हमने मई के महीने पूरी सेल यहाँ पे रन कर रहे हैं। इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स जो कि मैं पूरा सिलेबस इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ ना,
ये पूरा सिलेबस मैं आपको वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में कवर करके दूंगा, अलॉन्ग विद केस लॉ की वीडियो लेक्चर सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके रिसेंट अपडेट्स आते हैं वो भी वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। उसके साथ में इन सारे सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स होंगे, वो भी पूरा डिटेल में मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको हर जो पेपर पैटर्न है उसके आपको जो पेपर होता है वो आपको मिलेगा। 20/6 है, 24/5 है, 12/10 है, सारे फॉर्मेट्स में आपको पेपर्स मिलते हैं। 50 पेपर इन टोटल, 25 आपके लाइव मॉक पेपर्स है, 100 आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स है, जिसमें जो आपके लाइव मॉक पेपर्स है उनका आपको पूरा वीडियो सोल्यूशन हम लोग देंगे। ऐसा नहीं है कि केवल हमने लिख के दे दिया, वीडियो सोल्यूशन भी रहेगा, तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसान रहेगा कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ, कैसे उसको हमको सॉल्व करना है, वो पूरा आपका रहेगा। रिसेंट लैंडमार्क केसेस जितने आपके 2024 के तक आपके आएंगे, नवंबर तक आएंगे, पूरा हम लोग कवर करके आपको देंगे। सबके अपडेट्स, वीडियो लेक्चर्स पूरा रहेगा, केस लॉ ब्रीफ सब कुछ यहाँ पे आपका रहेगा। और पूरा आप पूरा बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड के साथ हमारा देख सकते पिछले 4 साल से हर साल टॉप 100 में हमारे 4 से 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं। हम लोग के हर साल कई स्टूडेंट्स का सिलेक्शन यहाँ पे पीएसयूज में भी होता है। तो अगर आपको एनरोल करना है और आपको पीएसयूज के इंटरव्यू के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कुछ मत करिए, आप 5299 में हमारे कोर्स में एनरोल करिए और हमारे साथ तैयारी करना है आप शुरू करिए। वरना अगर आपको मान लो खुद से तैयारी करनी है आप वो भी कर सकते हो। ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए हम यहाँ बना रहे हैं। इसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में। हम लोग यहाँ पे बिजनेस लॉ के पोर्शन में थोड़ा सा आ चुके हैं। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर क्या होता है कि आपका देयर इज कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड देन देयर इज कॉन्ट्रैक्ट 2। कई लोग सुनने से लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट 1 तो सर हमने पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट 2 पे हम उतना ध्यान दे देंगे, वो सबसे बड़ी गलती होती है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपके जो केस लॉज होते हैं वो ना सिर्फ आप ये समझिए आपको एक थोड़ा सा टाइम लगता है अंडरस्टैंड करने, बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल टर्म उसमें होते हैं। बिकॉज कभी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो उसमें से जैसे मान लो केस के अंदर उन्होंने समझाना शुरू कर दिया कि डॉक्टर ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, कभी कुछ बता दिया कभी कुछ बताया, तो उसमें इसको आपको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है केसेस को और उसको अंडरस्टैंड करने में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक साथ पढ़ो, पढ़ो पूरा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपका जैसे मान लीजिए फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, रेमेडीज और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आपका होता है, लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड जो आपकी लायबिलिटी होती है, फिर कॉज कॉन्ट्रैक्ट, रेस्टिट्यूशन हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गया, लियन हो गया, ये सब आपको जितना मैंने बोला पूरा पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है आपको। इसके अलावा आप जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो तो उसके साथ आप मिलाकर पार्टनरशिप को, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को और स्पेसिफिक लीफ एक्ट को भी करके चलो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर आप जब केस लॉस कर रहे हो तो 2017 से लेकर 23 के इसके लैंडमार्क केसेस तो आपको करने ही करने, साथ में 2022 से लेकर 2024 तक के आप रिसेंट केसेस कर लो। मोर और लेस आपका काम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हो जाएगा। कुछ कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जो कि हाई कोर्ट्स के भी इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। संभव लॉ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल में, वरना आप हमारे कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, वहां पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको दे देंगे। बट पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एनआई एक्ट, स्पेसिफिक लीफ एक्ट को कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलाकर अगर आप पढ़ रहे हो, सारा आपने एक साथ कर लिया, दैट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे मिसलेनियस वाले पोर्शन में, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस की। अब देखिए जूरिस्प्रूडेंस का जो पढ़ने का तरीका होता है वो ये नहीं है कि आप गए और आपने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, सारे ऑथर्स के नाम आपने रट लिए, कौन सी किताब लिखी वो रट लिया और आपका काम हो गया और आप क्वेश्चन जाओगे सॉल्व करना, आपको सॉल्व होता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। क्लैट पीजी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं दोज आर बेसिकली पैराग्राफ डिपेंडेंट, और वो पैराग्राफ किस पर्टिकुलर टॉपिक का होगा वो आपको पता ही नहीं है। बिकॉज वो जो टॉपिक है, ठीक है, वो लोग कहीं से भी उठा के दे देंगे, किसी भी जूरिस्ट का उठा के दे देंगे। इट इज अप टू यू कि आप उस चीज को डिकोड करो कि हाँ ठीक है ये टॉपिक ये है, ये पर्टिकुलर जूरिस्ट है, इसकी यहाँ पे बातें हो रही है, और उसके आसपास से आपको थोड़ा गेसवर्क करना है। थोड़ा पैराग्राफ पढ़ के आंसर निकलेगा, थोड़ा नॉलेज से आंसर निकलेगा, थोड़ा आपको क्वेश्चन के अंदर ही ट्रिक मिल जाएगी क्वेश्चंस की, भाई हाँ ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है पढ़ने में। और ये चीज प्रैक्टिस कर करके ही होगी कि आप गए, आपने जूरिस्प्रूडेंस की बेसिक को पहले अंडरस्टैंड करा, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने पढ़े, और उसके साथ आपने दबा के मौके पर लगाए, आपका वहीं से जूरिस्प्रूडेंस का काम नहीं आप पार आपकी लगेगी, ये आप पाल के चलिए। इसके अंदर आपका सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस की इंट्रोडक्शन आप पढ़िए, इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्ट्री क्या है, एज आर्ट एज अ साइंस क्या होती है, इंटरप्रिटेशन कैसे जूरिस्प्रूडेंस का आप वो देखिए। फिर स्कूल्स पे आप आइए, किस तरीके से नेचुरल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल रियलिज्म वर्क करता है, प्रोपोनेंट्स क्या बोलते हैं, बेंथम का, सैविनी का, पाउंड का इन्फ्लुएंस क्या रहा, कैसे इन्होंने एक दूसरे को यहाँ पे बातें बोली, कैसे क्रिटिसाइज करा। और जितने आपके जो आपके जूरिस्ट हैं, जो आप डीप में अगर जा पा रहे हो थोड़ा सा इन स्कूल्स के अंदर, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। जितना डीप में जाके उसको पढ़ोगे बहुत बेनिफिट करेगा। फिर आपका सोर्सेज जो लॉ के आपके होते हैं कौन कौन से हैं, प्रेसिडेंस, कस्टम, वो लीगल कंसेप्ट्स हो गया, हॉफील्ड की थ्योरी हो गया। हॉफील्ड की थ्योरी पे आपका 2020 के पहले बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। उसके अलावा पोजीशन एंड प्रॉपर्टी हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, लाइबिलिटी हो गया, कैसे इनका डायग्नोसाइम इंजूरिया जैसे टॉट के साथ इसका पूरा कोरिलेशन एक चलता है, वो आपने देखा। ये जब आप पूरा कर लोगे तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे मुझे करना है। और उसके साथ में आप एक कोई बुक उठा लो, जैसे एनवी प्रांजपे है,
पीएनएम त्रिपाठी है, उसमें से भी एक बार अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस आप कर लो ना, आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। स्टार्टिंग के लिए आप एके जैन का यूज कर सकते हो, और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ मैं थोड़ा सा बढ़िया कर रहा हूँ, एक कोई मॉक पेपर सीरीज में एनरोल करो, क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करो, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसके साथ इवॉल्व करते हुए इन बुक्स के ऊपर जाओ, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि है आपका इंटरनेशनल लॉ। अब ये भी मिसलेनियस सब्जेक्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज हर साल इसमें से 2 पैराग्राफ से लेकर 3 पैराग्राफ आते ही आते हैं। मतलब कहीं समझ लो आप 10 से 12 क्वेश्चन हर बार आपका इंटरनेशनल लॉ के होते हैं, और ये हर साल पिछले 2 साल से बैक टू बैक रीसेंट जो आपके डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, रहे आपका रशिया यूक्रेन हुआ, अभी म्यांमार बर्मा वाला क्वेश्चन आ गया, उसमें से ये लोग उठा के यहाँ पे देते हैं, और कंसेप्ट ये लोग बहुत घुमा घुमा के पूछते हैं। तो आपको इंटरनेशनल लॉ को भी उतनी ही डेप्थ के साथ पढ़ना है जितना आप ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ रहे हो, और अच्छा खासा आपको टाइम यहाँ पे देना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की मैं बात करूं, मैं ये थोड़ा सा आपको बता दूं कितना आपको टाइम लगा के चलना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर कम से कम आपको 20 दिन से लेकर 1 महीने का टाइम देना है। फैमिली लॉ के अंदर अगर आप उसको 10 से 15 दिन में करोगे, आपका काम हो जाएगा फैमिली लॉ के अंदर। फिर आप जैसे अभी बात कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट्स की, कॉन्ट्रैक्ट्स को भी आप 10-15 दिन में खत्म करो, आपका काम हो जाना चाहिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस को आप कोशिश करिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप करीब 20 दिन का टाइम ज्यूरिस्प्रूडेंस को, 20 दिन का टाइम इंटरनेशनल लॉ को अगर आप दे रहे हो, 15-20 दिन का टाइम दे रहे हो, तो दैट विल बी मोर देन इनफ, उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं। और ये आपके मेजर सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको इसलिए इतना टाइम देना पड़े। इंटरनेशनल लॉ पे फिर से अगर आते हैं, तो यहाँ पे पहली बात तो आप पढ़ना शुरू करिए नेचर एंड डेफिनेशन जो है आपके इंटरनेशनल लॉ की, जो यहाँ पे सोर्सेज है इंटरनेशनल लॉ के, जो डेफिनेशन दिया गया ओपेनहाइमर ने क्या बोला, उसने क्या बोला, वो आप पूरा देखो। म्युनिसिपल इंटरनेशनल लॉ का रिलेशन क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, स्टेट्स की जो आपकी मतलब वो रहती है वो क्या रहती है लॉ की, फिर एक कंडीशन कैसे वर्क करता है, स्टेट की टेरिटोरियलिटी क्या होती है, किस तरीके से आपका जो 4 आपके एलिमेंट्स होते हैं जिससे कि वो वर्क करता है, वो पूरा आपने देखा। फिर आपने जुरिस्डिक्शन देखा कि रिस्पांसिबिलिटी क्या है, राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्या है, स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में जो आपका एक और रिलेशन है, एक्सट्रेडिशन है, असाइलम है। फिर अभी आपका जो इतना लंबा चौड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और गाजा वाला, वो आप देखिए। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट अभी ऑनगोइंग है, वो आप देखिए। उनके अंदर कैसे डेवलपमेंट सॉरी वो जाइए, आप देखिए अक्काजिया जो आपका रीजन है यहाँ पे आपका इसमें आर्मीनिया और अजरबैजान वाला वो मैटर पूरा आपका चल रहा है, तो उन पे आपको खास ध्यान यहाँ पे दे के चलना है। फिर यूनाइटेड नेशंस, उनका क्या यहाँ पे स्कोप रहता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका यहाँ पे क्या स्कोप है, वो कैसे वर्क करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, उसको भी आप देख के चलिए, गैट कैसे वर्क किया, वो कैसे आया, विपो कैसे आया, IPR से मतलब थोड़ा सा कोरिलेट करके भी यहाँ पे मामला चलेगा। तो इंटरनेशनल आपका ट्रेड लॉ और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ दोनों को भी आपको कायदे से करके चलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपका लॉ ऑफ सीज आता है, उसको आपको कायदे से करके चलना है। लॉ ऑफ सीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज जैसे आप अगर चाइना की बात करोगे तो चाइना का 7 डैश लाइन वाला जो पूरा वहां प्रॉब्लम चल रही है, फिलीपींस का कभी लड़ाई चल रहा है, कभी यहाँ पे आपको किसी और देश के साथ लड़ाई चल रहा है, उसके लिए यहाँ पे ये पूरा पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर बार आपका कोई ना कोई बवाल रहता ही रहता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ के अंदर आप ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात कर रहे हो, तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अभी आप बेसिकली देखोगे पैलेस्टाइन ये सब चीजों में जो अभी सब कुछ चल रहा है, इसराइल का पूरा चल रहा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको पढ़ना है, इसमें आपको कुछ छोड़ के नहीं जाना है। और इसके अंदर आपको जैसे मैंने कहा ह्यूमैनिटेरियन लॉ, एनवायरमेंट लॉ, ट्रेड लॉ, तीनों आपको करना है। उसके अलावा आपको जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पूरे रखते हैं, जितने डिक्लेरेशन होते हैं, जितने केस लॉज होते हैं, उसको पूरा रट के अच्छे से जाइए, तब आपका इंटरनेशनल लॉ अच्छे से आपका बेसिकली पढ़ाई कंप्लीट होगी। और उसके अंदर में फिर आप जब मॉक पेपर्स पे जाओगे, जब आप लगाओगे, तब आपका काम यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं आईपीसी के ऊपर, जिसका कि यहाँ पे जो नया नाम है वो यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता हो चुका है, ठीक। अब यहाँ पे देखो आईपीसी के अंदर आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई आईपीसी की ही करो। मतलब आप इंट्रोडक्शन जो आपका भारतीय न्याय संहिता का अभी आपका आईपीसी का ही रहेगा, वो सेम टू सेम, कोई अपना डिफरेंस नहीं आएगा। कैसे प्रिंसिपल्स काम करते हैं ये आपके आईपीसी के, जनरल एक्सेप्शंस क्या है, प्राइवेट डिफेंस क्या है, अबेटमेंट क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है, वो सब कुछ आपका सेम रहेगा। डिफरेंस बस इस चीज में आएगा कि जो आपका भारतीय ये न्याय संहिता है, इसके अंदर इन्होंने सेक्शंस जो है उसको ऊपर नीचे कर दिया, और उसके अंदर कुछ नए नए ऑफेंसेस ऐड करके कुछ ऑफेंसेस के इन्होंने यहाँ पे पनिशमेंट्स को चेंज कर दिया, और यहाँ पे कुछ जो नया यहाँ पे क्वांटम इन्होंने बताया या फिर बाकी चीज बताई, वो आप देख लोगे, आपको काम आराम से चल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप बात करते हो, पिछला कंपनी लॉ था पुराना 1973 वाला, फिर एक नया वाला आया 2013 वाला। आपको पिछला कंपनी लॉ था पुराना वाला, जो आपको 2013 वाला कंपनी लॉ था, उसको जब आप पढ़ाई आपको बेसिकली पढ़ाया जाता है कॉलेज के अंदर, तो आपको ये पूरा एक वो दे दिया जाता है यहाँ पे, एक पूरा टेबल जिसमें बताते हैं कि हाँ पुराने वाले इसमें ये था, नए वाले इसमें ये था, नए वाले को आपको पढ़ाते हैं, पुराने वाला आपको वो करते हैं। अब इसके अंदर आपका जो आईपीसी था उसमें 511 सेक्शन थे, नए वाले में आपके सेक्शन जो है काफी हद तक कम हो गए, मेरे ख्याल से 390-380 सेक्शन के आसपास नए वाले में, भारतीय न्याय संहिता में। तो आप उस हिसाब से उसको देख के चलना है कि कैसे यहाँ पे सेक्शंस के अंदर चेंजेस आया, एक कंपैरेटिव स्टडी आप कर लो, और बाकी का जो सिलेबस है वो पूरा सेम है, और थोड़ा सा नए वाले आपके सेक्शंस आए उनको आप देख लो, जो क्वांटम चेंज हुआ वो देख लो, आपका काम सारा हो जाएगा। अब
इसके अंदर जैसे मैं अगर आगे बात करता हूँ, जो आपका प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी वो कहीं चेंज नहीं होने वाला है। जनरल डिफेंसेस है वो भी चेंज नहीं होगा। इनक्वायरी टाइम्स का कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज नहीं होगा। स्पेसिफिक ऑफेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी आपका इसमें पूरा रेप, अबडक्शन और इसमें आपके चेंजेस यहाँ पे आए हैं। मैं आगे डिस्कस करूंगा क्या चेंजेस यहाँ पे, उनको आपको देख के चलना है। और आपका जो नए नए यहाँ पे ऑफेंसेस इंट्रोड्यूस है उनको आपको थोड़ा सा देख के चलना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप बात करते हो इसके आगे आपका स्पेसिफिक ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, इसके अंदर बाकी चीजें होगी वो आपको देख के चल रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे जैसे स्पेसिफिक ऑफेंसेस ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, इसमें बहुत बड़ा चीज है, इसमें ट्रीजन इंट्रोड्यूस हुआ है वो आपको देख के चल रहा है। जो आपका सेडिशन है वो आपका गया, वो अपना जो पूरा रिपील हुआ था हो सकता है उससे उठा के लोकेशन दे दे। सुब्रमण्यम स्वामी जो आपका बाकी सब ये सब जो चीजें है उसमें आप देख सकते हो वो आपका पूरा जाएगा, तो आपको पूरा देख के चलना है। फिर पनिशमेंट्स के अंदर जो चेंजेस आए पनिशमेंट्स वो आपको देख के चलनी, कंपैरेटिव स्टडी वो, और डिफेमेशन वो सेम रहेगा, कोई ऐसे अंतर नहीं है इसमें। फिर आपकी जैसे नए ऑफेंसेस की बात कर रहा था मैं, ट्रीजन, ऑर्गेनाइज ऑफेंसेस, पेटी यहाँ पे क्राइम होता है, टेररिज्म है, मॉब लिंचिंग है, जो नए नए इंट्रोड्यूस हुए ना इनको आप प्लीज देख के चलो। इसकी भी पूरे में एक वीडियो बनाऊंगा जब मैं पूरा समझाऊंगा कि आईपीसी के अंदर कौन कौन से नए सेक्शन ऐड हुए हैं, क्या क्या इसमें चेंजेस हैं। इसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, यहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल में आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। और अभी देखिए फंडा क्या है ना कि क्लैट अपने सिलेबस के अंदर ये नहीं बताने वाले हैं कि भाई आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज वो लोग मेंशन करते हैं क्रिमिनल लॉ, ये नहीं मेंशन करते हैं कि आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, ये नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं बताते वो लोग, केवल क्रिमिनल लॉ लिख के बता देते हैं कि हाँ क्रिमिनल लॉ यहाँ पे आपका सिलेबस का पार्ट है। तो आपको इसीलिए जो पढ़ाई करनी है तो आपको पढ़ाई पूरी करनी है, भारतीय न्याय संहिता ये सबको आपको पूरा पढ़ के जाना है। क्वेश्चन चाहे आईपीसी से आए चाहे क्वेश्चन वहां से आए, आपको उस हिसाब से तैयार रहना है। तो ये थोड़ा सा कठिन होने वाला है, तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि गाइडेंस के लिए अगर आप फोर्स में एनरोल होते हो थोड़ा सा आपका बेनिफिट यहाँ पे रहे। इसके अलावा जो आपका चेंजेस आते हैं पनिशमेंट्स में, कम्युनिटी सर्विस आपका नया इंट्रोड्यूस हुआ, एनहांस पेनल्टीज जो है आपका हिट एंड रन केस, मॉब लिंचिंग हिट एंड रन को लेकर, बल्कि यहाँ पे स्ट्राइक भी हुआ तो वो भी है पूरा चेंज करने के लिए उन्होंने बोला, फिर उन्होंने कहा इम्प्लीमेंट नहीं करी, वो भी पूरा एक अलग मामला था। लाइफ इम्प्रिजनमेंट है आपका पूरा, वो आपको देके चलना है कैसे कैसे चेंजेस आए। फिर इसमें डेफिनेशन जैसे आपकी चेंज हुई है सेक्शुअल ऑफेंसेस के लिए, यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल डेफिनेशन दिया गया है जेंडर को। उसके बाद मैरिटल रेप के अंदर जो एक्सेप्शन, सॉरी जो यहाँ पे 18 उसकी वो है, पर बाकी जो चीजें बात करी गई जो मतलब यहाँ पे किसी की रेप करना वो जो नहीं एक्सेप्शन दिया हुआ था कि 16 साल था फिर 18 साल उसको अभी कर दिया, वो आपका देखने वाला कहने की हो गया है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको देख के चलिए, मतलब मुझे लगता है आपको मैंने काफी हद तक एक पूरा आइडिया दे दिया कि आईपीसी आपको कैसे डील करना नया वाला। उसके बाद जो दूसरा आपका सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे चेंज हो चुका है वो है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीआरपीसी, इंटरचेंज यहाँ। अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे नया वाला आपका जो एक्ट है ना उसके अंदर आपके जो चेंजेस आए वो बहुत ज्यादा खास नहीं है, बिकॉज उसका जो अभी इफेक्ट है जब तक आप कोर्ट के अंदर उसका देखोगे इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसके ऊपर नए आपका जो कोर्ट के अंदर प्रोसीजर जब फॉलो होना धीरे धीरे शुरू होगा तब आपको पता लगेगा कि कहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको केस लॉज अलग से मिलेंगे। हो सकता है साल जब शुरू होता है जुलाई के बाद जैसे इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ तो नए नए केसेस यहाँ पे आ जाए, बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपका कुछ चेंज नहीं है। इंट्रोडक्शन जो आपका सीआरपीसी का है कि कैसे वर्क करता है, कैसे यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसका आपका डेफिनेशन क्लॉज क्या है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल तो आप आपके प्रोविजंस कौन कौन से, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वाले की कंसेप्ट क्या है, वो कुछ चेंज यहाँ पे नहीं होने वाला। अरेस्ट, बेल और बॉन्ड ये तीन चीजें यहाँ पे कुछ इसमें खास चेंज है नहीं। मोड्स क्या है, टाइप्स क्या है, इसमें कुछ कुछ चीजें, बेल को खास करके आप ध्यान रखना, बेल में थोड़े से अच्छे खासे चेंजेस हैं वो आपको देख के चल रहे हैं। उसके अलावा ज्यादा यहाँ पे चेंजेस नहीं। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल आप पूरा जैसे सीआरपीसी जब पढ़ते हो तो ए से लेकर जेड तक पढ़ते हो, उसमें आपको पूरी कहानी की तरह समझनी होती है। आप अपने दिमाग में कोर्ट रूम को इमेजिन करो, उसके हिसाब से आप चलो। पुलिस ने कहा वहां पे फाइल करी रिपोर्ट, फिर उसके हिसाब से मजिस्ट्रेट ने कैसे वो करा, फिर कैसे वहां पे एक एक स्टेप बाय स्टेप चलता जा रहा है, फिर कैसे चीफ हुआ, काउंटर इन चीफ हुआ, फिर कैसे हुआ क्या हुआ, वो पूरा आपको एक उसकी तरह पढ़ना, स्टोरी की तरह पढ़ना तो आप कर पाओ, ठीक है। फिर आपका चार्ज, एविडेंस, जजमेंट वो आपका पूरा क्वेश्चन आपको करना है। फिर अपील है, रिवीजन है, रेफरेंस है, सस्पेंशन है, रिमिशन है, कम्युनिकेशन है। फिर आपका प्रिवेंटिव एक्शन बाय पुलिस, इसमें कैसे वो होता है, सिक्योरिटी वो लोग सिक्योरिटी कीपिंग कैसे होती है फॉर गुड बिहेवियर एंड वो कैसे ये लोग पब्लिक न्यूसेंस बाकी उसमें कैसे डील करते हैं। फिर आपका 125 सीआरपीसी वो भी जो चेंज हुआ है आपका, वो आपको नया सेक्शन जो है आपको वो देखना है। मतलब आपको बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी करके चलिए दोनों की, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे चेंजेस आए हैं यहाँ पे बेसिकली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उसमें क्या है कि बेल एज अ रूल, यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रिजम्पशन ऑफ बेल होती है और जो प्री ट्रायल रिलीज होता है उसको लेके आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे करा है। फिर आपकी जो अरेस्ट होती है, लिमिटेड अरेस्ट के ऊपर थोड़ा सा दिया गया है कि जो 7 साल से आपकी पनिशमेंट ऐसी होती है वो होती है, उनको यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया। फिर यहाँ पे मजिस्ट्रेट की जो पावर होती है बिल डिटर्मिनेशन में, उनको ग्रेटर डिस्क्रिप्शन दिया गया है नए वाले कोड के अंदर। उसके अलावा आपको जो डिनाइल क्राइटेरिया होता है उसको यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, लाइकलीहुड ऑफ जो अक्यूज्ड है वो कितना फी कर रहा है, कितना उसने हैबिचुअली कितना ज्यादा ऑफेंस किया, वो सब यहाँ पे चेंजेस आए। फिर टाइम बाउंड जो प्रोसेसेस है यहाँ पे कि फाइल कैसे चार्जशीट करनी है और कैसे आपको
लॉन्ग डिटेंशन से बचना है, वो सब कुछ। फिर कंपल्सेटरी बेल जो आपकी होती है कि आपके अक्यूज के बाहर में की चीजें होती है तो उसके हिसाब से कैसे वर्क कर रही है, ये सब आपकी चेंजेस है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, पूरा मैं आपको समझाऊंगा सीआरपीसी का पूरा डिटेल सिलेबस क्या है। इसके अंदर अभी मैं आपको एक ब्रीफ एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 मिनट समझा दे रहा हूँ कि कैसे आपको करके चलना है। फिर अगला जो आपका जो सब्जेक्ट चेंज हुआ है वो है आपका एविडेंस लॉ का। इसको आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम पे इसको आप जाना जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और इसके अंदर जो आपके चेंजेस हैं आपका, जैसे कि यहाँ पे जो एविडेंस लॉ है उसके अंदर, जो कि यार आप ये बात समझ के चलो कि आपका बस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होता है ना, और जो आपका कोर्ट है जो कि उसके धीरे धीरे उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है एआई बाकी चीजें जो है, प्लस आपका जो फाइलिंग सिस्टम है वो पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक उसमें चेंज हो रहा है। तो उसके हिसाब से कह रहे हैं कि एविडेंस लॉ को चेंज करा गया है, लेकिन बहुत जो आपका कोर है एविडेंस लॉ का वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। कोर वही का वही है, बस जो चेंजेस आए वो थोड़ा सा इसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आया है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस लॉ, फिर रेलेवेंट फैक्ट्स, उसके अंदर आपने डेफिनेशंस, कन्फेशंस क्या होता है, डायग्नोस्टिकेशंस का क्या वो है, ओपिनियंस का, कैरेक्टर, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो सब कुछ आपका सेम रहेगा। सेक्शंस में आपने थोड़ा सा मेंशन कर दिए, तो उसको आपको कंपैरेटिवली जो आपका जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसके हिसाब से आप कंपेयर करके देख लेना किस सेक्शन में क्या है, उसके हिसाब से थोड़ा सा पढ़ाई करिएगा। उसके बाद आपका एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, किस तरीके से यहाँ पे हेरसे रूल वर्क करता है, बेस्ट एविडेंस रूल क्या होता है, पेरोल एविडेंस रूल क्या होता है, स्टॉपेल का आपका बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है वो आप देख के चलो, केस लॉज है उसके वो देख के चलो। सीआरपीसी के अंदर जैसे मैं भूल गया कि आपको वहां पे जो केसेस है वो भी देख के चलना, आईपीसी के अंदर भी सेम है, इलस्ट्रेशंस और केसेस वहां पे कायदे से देख के चलिएगा, तभी काम बनेगा। विदाउट दैट इट विल नॉट वर्क। और आप जो कि नया लॉ है, नए लॉ से ये डरने की जरूरत नहीं है कि नए लॉ की जैसे यार मैं कर नहीं पाऊंगा या मेरा हो नहीं पाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, वो सब कुछ वो रहेगा। इसके बाद आपका जो अगला पोर्शन है वो है आपका बर्डन ऑफ प्रूफ, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है, ये सब आपका सेम रहेगा। इसके अंदर आपको जो नई चेंजेस आपको देखने मिलते हैं वो बेसिकली आपका जो एविडेंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जो एडिशन हुआ वो आपको देखने जैसे मैं आपको पता है मिलता है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक के जो रूल्स होते हैं कि कैसे 65V वर्क करता है, आउटपुट क्या होता है वो, फिर इक्वल टेक्नोलॉजी, रीऑर्गेनाइज जो आपका कन्फेशन होता है, कन्फेशन के अंदर थोड़ा सा एक्सपर्ट विटनेस की जो टेस्टिमोनी होती है उसको थोड़ा सा इन्होंने क्लैरिफाई करा। फिर आपका जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के अंदर वो कैसे वर्क करेगा वो इन्होंने थोड़ा सा डाला। फिर जो टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि जो आप एविडेंसेस आउटसाइड ऑफ इंडिया से लेके आ रहे हो वो कैसे वर्क करता है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। फिर जो इंडिया का वर्ड यहाँ पे यूज करा गया ओल्ड एविडेंस एक्ट के अंदर वो थोड़ा सा यहाँ पे इसको वो किया गया, रिमूव किया गया। तो इसको लेकर अभी मैं एक सेपरेट वीडियो पूरा लेके आऊंगा, आप प्लीज उसका वेट करिएगा, नहीं तो आप हमारे कोर्स में एनरोल करिए, वहां पे हम लोग आपको ये पूरा पूरा पढ़ाएंगे वैसे ही बाय डिफॉल्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बाकी जो आपके क्वेश्चन है उसका। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का देखो आपको यार पूरा ही पढ़ के जाना है, बिकॉज लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर से क्वेश्चन आ ही जाता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहने के आसान सब्जेक्ट होता है, तो इसमें नेचर, एसेंशियल फीचर्स, वाइकेरियस लायबिलिटी, नेग्लिजेंस, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट्स, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी देख के चलना, बिकॉज उसमें क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और केस लॉज भी जो आपके होते हैं वो भी आपके आते हैं, आईपीसी एविडेंस के अंदर भी केस लॉज आपको करके जाने हैं, नए वाले उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, वो आपका हो गया। उसके बाद आप आते हो कंपनी लॉ के ऊपर। तो कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप कहानी की तरह इसको पढ़ो, इसके अंदर काफी कट एंड ड्राई सब्जेक्ट है। इसमें आपको जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी है, फॉर्मेशन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, शेयर एंड डिविडेंड्स है, मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज एंड कंट्रोल है, डिविडेंड बाइंडिंग अप एजेंसी, जो इश्यूज होते हैं कंपनी के अंदर, कैसे सीएसआर वर्क करता है, बाकी सब चीजें ये आपको पूरी करके चलनी है। ये टॉपिक्स आप कर लो, आपका मोटा मोटा काम हो जाएगा। और फिर आप केस लॉज देख लो, आपका काम आराम से कंपनी लॉ के अंदर होना चाहिए। बट कंपनी लॉ को कम से कम आप कोशिश ही करिएगा कि आप आराम से 10 दिन दे के आराम से पढ़िए, बिकॉज कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके बैराक के अंदर अच्छी पकड़ बना के जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे तो ही आपको अच्छे से यहाँ पे आपका काम चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। उसके बाद आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसको कई स्टूडेंट्स इग्नोर करके चले जाते हैं, बिकॉज अभी जो रिसेंट में एआई है, बाकी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, उसकी वजह से इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो इसके अंदर आपका आईपीआर के अंदर पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, अदर फॉर्म जैसे आपका डिजाइन हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, ये सब कुछ होगी। ये इतने आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको भी अगर आप ऊपर से देख के चलोगे तो आपका काम अच्छा रहेगा। और इसके अंदर जो केस लॉज है थोड़ा सा उनको भी आप प्लीज देख के चलिएगा। एक आपकी वेबसाइट आती है स्पाइसी आईपी, इसको अगर आप थोड़ा सा रेगुलरली फॉलो करो तो आपको काफी अच्छा यहाँ पे एक वो मिलेगा। थोड़ी सी मतलब यहाँ पे कॉस्टली वेबसाइट है, मतलब महंगा है, बट अगर आपको कॉलेज की तरफ से एक्सेस मिल जाए, फिर आप अगर फ्री वर्जन को यूज करके थोड़ा सा देख लो तो आपको अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे, या जो नया वाला कंसेप्ट आपका रहता है ना कि लाइव लॉ उतना आपको नहीं मिला, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका एनवायरमेंटल लॉ भी आपको करके जाना है पूरा, उसको छोड़ के जाना नहीं है। इसके अंदर आपका मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो जो आपके आपके सारे के सारे आपके वो होते हैं इन्वायरमेंट की जो आपके कॉन्फ्रेंसेज हैं, प्रोटोकॉल्स है, वो सबको आपको अच्छे से करके जाना है, कब वो आया, कब उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्या हुआ। फिर आपके जितने भी यहाँ पे लेजिस्लेशन है, एनवायरमेंट एक्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, पूरा आप करके जाओ। होता क्या है कि बस यहाँ पे जो बॉडीज हैं, पावर्स है, फंक्शन है, वो सेम होता है, बस उठा के एयर की जगह वाटर चिपका दिया, वाटर की जगह वो चिपका दिया, बस वही होता है।
तो उसको पढ़ना कहीं ना कहीं आसान होता है। और केस लॉ, एनसी मेहता और के बाद जो पूरा सीरीज है वो आप पूरा करके, जो केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना। फिर आपका जैसे टीएन गोदा वर्मन वाला एक केस जो कंटिन्यूस चलता चला जा रहा है, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसको भी आप प्लीज देख के चलिएगा। फिर आपको जो अदर एरियाज है, मरीन है, आपका नॉइज पोल्यूशन है, बाकी सब चीजें वो आप देख के चलिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको भी देख के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है हैबिटेशन एंड कंजर्वेशन एक्ट। ये एक्ट ऐसा है, इसको आप आराम से जाओ, थोड़ा 2-3 दिन ले लो, 3-4 दिन, और इसको आराम से पूरा करो। ठीक है, थोड़ा एक्ट लंबा है, अलग इसमें आपके प्रोटोकॉल्स आपके आते हैं, न्यूयॉर्क उसका अलग जाता है, उसका अलग जाता है, मॉन्ट्रियस का। आप पूरा इसको करके जाओ और अच्छे से इसको करो ताकि आपका पूरा ये कंप्लीट रहे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसके बाद आपके लेबर लॉ आता है। लेबर लॉ के अंदर ये जो आपकी बैरक्स है, इनको आप पूरा कर लो, आपका काम आराम से हो जाएगा। हर बैरक के अंदर 1 या 2 दिन लगेगा मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा टाइम आपका लगना नहीं है। और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ मिला के पढ़ना, केस लॉ जो इसके अच्छे से करना, आपका काम यहाँ पे हो जाना चाहिए। अब इसके बाद जो आपके हमारे दो बिजनेस यहाँ पे विजिटेड टॉपिक्स है, उसके अंदर हम थोड़ा बात करें। जैसे बैंक्रप्सी कोड है, तो उसके अंदर सीलियन फीचर्स पढ़ लिया, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, सीआईपीआर वो पढ़ लिया। फिर उसके अंदर प्रोसेस क्या होते हैं, रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज क्या होती है, डेट रिकवरी कैसे होती है, बाकी चीजें कैसी होती है, रीसेंट केस लॉस पढ़ लिया, आपका काम आराम से हो जाएगा। टैक्स लॉ पे आते हैं, टैक्स लॉ के अंदर आपका टाइप ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं, फाइन्स क्या होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट क्या है, और जीएसटी का कंसेप्ट पूरा क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर अभी आपका एक पूरा वो हुआ, वो उसके अंदर कैसे है, 2019 का अमेंडमेंट वो कैसे कोरिलेट करके चल रहा है, ये पूरा आप पढ़िएगा, तभी आपका काम बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। इसके बाद आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और आपका कॉर्पोरेशन एक्ट, ये आपको पूरा करके चलना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। टॉपिक्स मैंने आपको पूरे पूरे यहाँ पे बता दिए। इसके बाद आपका क्रिमिनल लॉ के अंदर आप जब आते हो, तो इसके अंदर आपके कुछ बेराक्स है, जो कि अगर आप कर लेते हो तो आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। इसमें आपका एनडीपीएस, प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये वाला आपका जो ये पूरा आपका है, ये एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इसमें केस बल्कि अभी आया है यहाँ पे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं पिछली वीडियो में भी रेफरेंस किया था, आपको उसको भी देख के थोड़ा सा चल लीजिएगा। इसके अंदर इसको आएगा। फिर आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट हो गया, फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, प्रोविजन ऑफ अदर्स एक्ट हो गया। ये सारे आप देख के चलिए, तभी आपका काम यहाँ पे बनेगा। और इसकी जो जो आपको चीजें पढ़नी है वो मैंने पूरी यहाँ पे मेंशन कर दी है, तो उनको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेके नोट करते जाइए, ताकि आपको आइडिया रहे कि मुझे क्या पढ़ना है, उसके हिसाब से अभी पढ़ाई करिए। एंड विद दिस मुझे लगता है कि मैंने जो पूरा सिलेबस है क्लैट पीजी एग्जाम के लिए, वो मैंने आपको पूरा यहाँ पे बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। जो मेजर पोर्शंस थे, जो चेंजेस थे, वो वाला पोर्शन मैंने ज्यादा एक्सप्लेन करा, उस पर ज्यादा फोकस था। बाकी पोर्शन में मैंने कोशिश करा है पूरी तरीके से जस्टिस करने की, एक्सप्लेन करने की। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, एंड अलॉन्ग विद दैट संभाल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारे कोर्सेज में नोट करने की जरूरत है, तो आप डेफिनेटली उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।